हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल राजस्थान नॉलेज में। आज राजस्थान पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे उच्च न्यायालय के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 232 तक राज्यों के उच्च न्यायालयों के संगठन प्राधिकार से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 232 तक। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, किंतु अनुच्छेद 231 के अंतर्गत संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए ही एक ही कितना 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था करने की शक्ति प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संसद को। किसको प्राप्त है? संसद को। इसी उपबंध के अंतर्गत असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लिए गुवाहाटी में स्थित असम का उच्च न्यायालय इनका सम्मिलित न्यायालय है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्य संबंधित कानूनों में संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा मणिपुर को, मेघालय और त्रिपुरा को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के राज्य क्षेत्र अधिकारी से पृथक कर तीनों को स्वतंत्र उच्च न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया है। यानी कि जो गुवाहाटी में स्थित न्यायालय है असम का, उससे मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को हटाकर स्वतंत्र उच्च न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इस समय देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय। 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का 2019 में बना। इनमें से 3 साझा उच्च न्यायालय, किनमें से? 25 में से 3 ऐसे हैं जो कई राज्यों के हैं। केवल दिल्ली एक ऐसा राज्य क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय 1966 से है। अन्य संघ राज्य क्षेत्र विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। जो अन्य जो संघ है वो राज्य क्षेत्र के विभिन्न जो राज्य हैं और राज्यों में सम्मिलित जो उच्च न्यायालय उनके क्षेत्र में आते हैं। संसद एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार किसी राज्य क्षेत्र में कर सकती है अथवा किसी संघ राज्य क्षेत्र को एक उच्च न्यायालय के नागरीय क्षेत्र से बाहर कर सकती है। यानी कि संसद के पास में अधिकार है कि वह संघ क्षेत्र को किसी राज्य के जो उच्च न्यायालय उसमें जोड़ सकती है और उस राज्य के उच्च न्यायालय से बाहर निकाल सकती है संघ राज्य को, जो जिसे बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। गठन संविधान के अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति होता है और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। गठन संविधान के अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय की स्थिति अन्य न्यायाधीशों की संविधान के द्वारा निश्चित नहीं की गई है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो निश्चित नहीं की गई, उसी तरह उच्च न्यायालय की भी नहीं की गई है। यही कारण है कि सिक्किम में सबसे कम अन्य न्यायाधीश है और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक न्यायाधीश है। यहाँ पर वहां नहीं आएगा, वह उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक न्यायाधीश है। राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 223 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश तथा अनुच्छेद 224 के अंतर्गत अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का भी अधिकार प्राप्त है। किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को अनुच्छेद 223 के और अनुच्छेद 224 के अंतर्गत। किंतु अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति 2 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं की जा सकती। कितने समय के लिए? 2 वर्ष से अधिक समय के लिए नहीं की जा सकती। इसके बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से व समग्र राज्य के राज्यपाल से तथा मुख्य न्यायाधीश से भिन्न अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से करता है या एवं वहां का जिस राज्य का राज्यपाल है उसके सलाह से करता है। मुख्य न्यायाधीश से के अलावा जो अन्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राज्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र व उसकी शक्तियों के संबंध में का निर्धारण का अधिकार संसद को है, परंतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के निर्धारण एवं नियुक्तियों का अधिकार राष्ट्रपति को है।
देखिए, उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र व उसकी शक्तियों का निर्धारण कौन करता है? संसद करता है। परंतु न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण एवं नियुक्ति का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जानते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्त संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से, उस राज्य के राज्यपाल से वह मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र जारी करता है और उसके द्वारा उस न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कैसे करता है? किसमें? पहले तो अनुच्छेद 217 में बताया गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उच्चतम न्यायालय के, और उस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेकर नियुक्ति करता है। दूसरा, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र जारी करता है उस न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्यकाल, वह न्यायाधीश अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की दशा में अनुच्छेद 224 के उपबंधित रूप में पद धारण करेगा और किसी अन्य दशा में तब तक पद पर रहेगा जब तक वह 62 वर्ष की आयु पूर्ण ना कर ले। कब तक? 62 वर्ष की आयु पूर्ण ना कर ले तब तक। पदत्याग, कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पदत्याग कर सकता है। दूसरा, यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का विनय या विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति का विनिश्चय ही अंतिम होगा। यदि किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में प्रश्न उठता है तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति परामर्श करता है और राष्ट्रपति का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। तीसरा, किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के समीक्षा को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड 4 में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 121 के खंड 4 में उपबंधित जो रीतियां हैं उसके पद से रीतियों से जो बनी हुई है रीतियां, उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है न्यायाधीश को। ठीक है। चौथा, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित समावेदन पर राष्ट्रपति सम्मत न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है। यानी कि साबित कदाचार, असमर्थता के आधार पर संसद दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से एक समावेदन पारित करती है और राष्ट्रपति इस समावेदन के आधार पर न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं। इस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का तरीका समान है। संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार न्यायाधीश अपने पद पर रहते हुए अधिवक्ता की तरह प्रैक्टिस नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार न्यायाधीश अपने पद पर रहते हुए अधिवक्ता, वकालत की तरह प्रैक्टिस नहीं कर सकता। महाअभियोग की प्रक्रिया। पहला, 100 लोकसभा सदस्य अथवा 50 राज्यसभा सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित करने का प्रस्ताव अध्यक्ष व सभापति को सौंपा जाता है। अध्यक्ष व सभापति प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो अध्यक्ष व सभापति आरोप की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठित करेंगे। समिति ए, पहली समिति, जो सदस्य होंगे समिति में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात न्यायविद होना चाहिए। जो समिति बनेगी उसमें 3 सदस्य बनेगी। उसमें एक तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, कोई अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा और एक प्रख्याता होगा जो न्यायविद हो, जो न्याय की जानकारी रखता हो, वो होगा। यदि समिति यह सिफारिश करती है कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी या अयोग्य है तो सदन में प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। क्या होगा? जब न्यायाधीश, जो समिति है वो सिफारिश करेगी कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी है या अयोग्य है तो संसद प्रस्ताव पर विचार कर सकता है।
संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से, कैसे विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होने के बाद न्यायाधीश को हटाने के लिए इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। प्रस्ताव दोनों सदनों में पास हो गया विशेष बहुमत से, तो ये प्रस्ताव कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटा देगा। न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति आदेश पारित कर देते हैं। ठीक है, योग्यता क्या होगी, संविधान के अनुच्छेद 217 के 17(2) में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता का वर्णन किया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए तभी अहित्र होगा जब वह भारत का नागरिक हो, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर धारण कर चुका हो, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, वह न्यायाधीश बन सकता है। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारित नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त संविधानों में उच्चतम न्यायालय के विपरीत व्याख्याता न्यायविदों को उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। एक तो न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, इसके अतिरिक्त संविधान में उच्चतम न्यायालय के विपरीत व्याख्याता न्यायविदों जो न्याय की जानकारी रखते हैं उनको न्यायाधीश नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। शपथ अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ व प्रतिज्ञान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व, कब पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची, कौन सी अनुसूची, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। क्या करेगा, शपथ लेगा, प्रतिज्ञान करेगा और अपने हस्ताक्षर करेगा। वेतन भत्ते संविधान के अनुच्छेद 221 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों को दिया जाएगा जो संसद की विधि द्वारा निर्धारित किए गए हो। कैसे वेतन दिए जाएंगे, जो संसद द्वारा निर्धारित किए गए हो अनुच्छेद 221 के तहत। किसी न्यायाधीश के भत्तों में अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभ कर परिवर्तन नहीं किए जा सकते, यानी कि उसकी नियुक्ति के बाद उसके भत्ते, पेंशन आदि में कटौती नहीं की जा सकती और न ही बदलाव किया जा सकता है। उच्च न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्र अधिकार क्या है, शक्तियां एवं क्षेत्र अधिकार। उच्च न्यायालय की शक्तियों एवं क्षेत्र अधिकारों को 3 भागों में बांटा गया है, न्याय संबंधी, प्रशासन संबंधी और न्यायिक पूर्वावलोकन संबंधी। न्याय संबंधी उच्च न्यायालय के न्याय संबंधी शक्तियों के अंतर्गत इसके प्रारंभिक व अपीलीय क्षेत्र अधिकार आते हैं। कैसे आते हैं, प्रारंभिक और अपीलीय क्षेत्र अधिकार आते हैं। प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार उच्च न्यायालय को विवादों की प्रथम दृष्टया सुनवाई सीधे न कि अपील के जरिए करने का अधिकार है। सीधे करने, अपील के जरिए करने का अधिकार नहीं है। यह निम्नलिखित मामलों में विस्तारित है। कौन से मामलों में विस्तारित है, देखिए, पहला अधिकारिता का मामला, वसीयत, विवाह, तलाक, कंपनी कानून, न्यायालय की अवमानना करने पर। संसद सदस्यों, राज्यों के विधानमंडलों के सदस्यों के निर्वाचन संबंधित विवादों में। राजस्व मामलों, राजस्व संग्रहण के लिए बनाए गए किसी अधिनियम अथवा अध्यादेश के संबंध में। नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में। संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में स्थानांतरित मामलों में। ये वो मामले हैं जिनमें न्यायालय खुद अपना निर्णय दे सकता है। अपीलीय क्षेत्र अधिकार उच्च न्यायालय को दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। सभी उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के फैसले के विरुद्ध अपील सुन सकता है, यानी कि अपने जो नीचे अधीनस्थ मंत्रालय होते हैं उनके फैसलों के विरुद्ध उच्च न्यायालय अपील सुन सकता है। रिट क्षेत्र अधिकार अनुच्छेद 226 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता वाले समूचे राज्य क्षेत्र में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या प्राधिकार को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जैसे बंदी प्रत्यक्षकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पूछा या उत्प्रेक्षण रिट या उनमें से किसी को भी जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत कौन कर सकता है, उच्च न्यायालय। जहां उच्चतम न्यायालय की रीट अधिकारिता का विस्तार केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले पर है,
उच्चतम न्यायालय कहां तक कर सकता है? मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में। वहां उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अधीन कहीं अधिक व्यापक प्रतिषेध शक्तियां प्राप्त है, यानी कि प्रतिषेध यानी लगा सकता, रोक लगा सकता है, शक्तियां प्राप्त है, और वे किसी भी अधिकार के उल्लंघन के मामले में रिट जारी कर सकता है। कौन कर सकता है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय किसी अवैध आदेश को रद्द कर सकता है, किसी कानून या अधिकार की घोषणा कर सकता है और अवैध कर सकता है, आदि वापसी के रूप में राहत आदेश दे सकता है। कोई आदेश है वह अवैध है, उसे रद्द कर सकता है, कानून या अधिकार है उसकी घोषणा कर सकता है, और जो अवैध आदेश है उसे वापसी ले सकता है। जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों के लिए मान्य है, ठीक उसी प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि राज्य के भीतर उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आने वाले राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अधीनस्थ मंत्रालय के लिए मान्य होगी। जैसे कि संसद के जो नियम बनते हैं वो पूरे भारत में लागू होते हैं, उसी प्रकार उच्च न्यायालय में जो नियम या कानून बनाए जाते हैं वो उनके नीचे अधीनस्थ जो भी न्यायालय आते हैं उनमें सभी में मान्य होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस रीट को जारी करने का अर्थ है बंदी बनाने वाले प्राधिकारी या व्यक्ति को आदेश दिया जाता है कि वह बंदी व्यक्ति को सशरीर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे, निरोध का कारण बताए, ताकि न्यायालय उसकी वैधता व अवैधता का निर्धारण कर सके। यदि कोई व्यक्ति या अधिकारी ने किसी व्यक्ति को बंदी बनाया हुआ है तो उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे और उसे बताए कि उसे किस कारण से पकड़ा गया है, बंदी बनाया गया है, और उसकी जो पकड़ने की वैधता या अवैधता का न्यायालय निर्धारण करता है। यह निरोध को अवैध पाया जाता है, यदि बंदी अवैध पाया जाता है तो बंदी व्यक्ति को तत्काल आजाद कर दिया जाता है। चूंकि 44वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 21 को आपात की घोषणा के काल में भी निलंबन नहीं किया जा सकता। देखिए मैं बताता हूं आपको, चूंकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 का जो 21 है उसका आपात की यानी इमरजेंसी लग रही है, आपात घोषणा लग रही है, तो उसे निलंबन नहीं किया जा सकता। अतः व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए यह अति महत्वपूर्ण रीट है। आपातकाल की स्थिति में आप उसे नहीं रोक सकते, ठीक है। जहां उच्चतम न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट को केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में राज्य के विरुद्ध जारी कर सकता है, वहां उच्च न्यायालय उसे उन व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी कर सकता है जो अवैध या मनमाने ढंग से किसी अन्य व्यक्ति को बंदी बनाते हैं। देखिए, उच्चतम न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट कब जारी करता है? मूल अधिकारों के उल्लंघन पर। और उच्च न्यायालय कब करता है? जब व्यक्ति को अवैध या मनमाने ढंग से व्यक्ति को बंदी बनाया गया हो तब भी कर सकता है, जबकि उच्चतम न्यायालय नहीं कर सकता। परमादेश। यह रीट का अर्थ, इस रीट का अर्थ क्या है? वैध रूप से कार्य करने का आदेश देना। कैसा? वैध रूप से, सही ढंग से कार्य करना। परमादेश की मांग ऐसे किसी प्राधिकारी, अधिकारी, सरकार या न्यायिक निकायों के विरुद्ध की जा सकती है जो लोक कर्तव्य या कानूनी दायित्व के पालन से चूक या इनकार कर रहे हो। कोई अधिकारी है, सरकार है, न्यायिक निकाय है, उनके विरुद्ध परमादेश जारी कर सकते हैं। कौन? उच्च न्यायालय। कब करती है? जब वह अपने लोक कर्तव्य और कानूनी कर्तव्य के पालन से इनकार कर रहे हो, मना कर रहे हो। किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय परमादेश जारी कर सकता है यदि कहा जाता है कि किसी सरकारी आदेश या कार्य से उसका उल्लंघन हुआ है। तो यदि किसी सरकारी आदेश या कार्य से व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो उच्चतम न्यायालय परमादेश जारी कर सकता है। इस रीट को जारी करके उच्च न्यायालय किसी अधिकारी को उसके संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारों के प्रयोग के बारे में निर्देश दे सकता है। वे किसी व्यक्ति को विवश कर सकते हैं कि संविधान या कानून द्वारा उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करे। वे किसी न्यायिक प्राधिकारी को उसकी अधिकारिता के प्रयोग के लिए विवश कर सकते हैं और वे सरकार को किसी संविधान के विरुद्ध कानून लागू न करने का आदेश दे सकते हैं। परमादेश के द्वारा उच्च न्यायालय, कौन? उच्च न्यायालय संविधान या कानून के द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों को पालन करने के लिए, सरकार को संविधान के विरुद्ध कानून लागू न करने के लिए और न्यायिक प्राधिकारी को अपने नियमों के लिए कार्य करने के लिए विवश कर सकता है। कौन कर सकता है? उच्च न्यायालय कर सकता है। प्रतिषेध रीट
प्रशासनिक एजेंसियों के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। यह केवल न्यायिक व अर्धन्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। अच्छा, यह रीट प्रश्न करती है किस प्राधिकार या अधिकार से। ऐसी रीट की मांग करने का आवेदन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बशर्त यानी शर्त यह है कि जो पद है वह संविधान या विधि द्वारा सृजित स्थायी रूप का आधिकारिक लोक पद पर हो। व्यक्ति की नियुक्ति बिना किसी कानूनी प्राधिकार के तथा संविधान या कानून के उल्लंघन करके की गई हो, यानी कि संविधान या कानून का उल्लंघन करके किसी व्यक्ति को पद पर यानी कि किसी को पद दिया गया हो, तब यह रीट जारी की जा सकती है। उत्प्रेक्षण रीट, यह रीट भी न्यायिक व अर्धन्यायिक प्राधिकारों, न्यायालयों, न्यायाधिकरणों के खिलाफ जारी की जा सकती है, जिसका अर्थ है सूचना प्रेषण। यह रीट व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रशासनिक इकाइयों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। नोट, रीटों के अलावा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 कौन से अनुच्छेद 226 के अधीन लोगों को न्याय के हित में अन्य निर्देश तथा आदेश जारी कर सकते हैं। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन लोगों को न्याय के हित में अन्य निर्देश व आदेश जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। कैसा न्यायालय होना? अभिलेख न्यायालय होना। संविधान के अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति ऐसे न्यायालयों के सभी शक्तियां होंगी। कैसी होंगी? अनुच्छेद 215 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय के निर्णयों को नहीं मानता तो उसे दंड देने की शक्ति होगी उच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के संरक्षण निर्देशन की शक्ति है। उसे अवमानना पर, उसके नहीं मानने पर उसे दंड देने की भी शक्ति प्राप्त है। किसको प्राप्त है? उच्च न्यायालय को। परिवेशिक क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय को इस बात का अधिकार है कि वह अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्र के सभी न्यायालयों व सहायक न्यायालयों के क्रियाकलापों पर नजर रखे, सिवाय सैन्य न्यायालय व अभिकरणों के। इस प्रकार वह मामलों वहां से स्वयं अपने पास मंगा सकता है, यानी कि उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय में जो मामले हैं वह अपने पास मंगा सकता है, सामान्य नियम तैयार और जारी कर सकता है और उनके प्रयोग और कार्रवाई के लिए नियमित करने के लिए प्रपत्र निर्धारित कर सकता है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के लिए सामान्य नियम तैयार और जारी कर सकता है, उनके प्रयोगों व कार्रवाई के लिए एक प्रपत्र निर्धारित कर सकता है, उनके द्वारा रखे जाने वाले लेख, सूची आदि के लिए भी प्रपत्र निर्धारित कर सकता है। बी है प्रशासन संबंधी शक्तियां। उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह अपने अधीनस्थ न्यायालयों के किसी निर्णय के बारे में पूछताछ कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर अधिशासन की शक्ति प्राप्त है। अधिशासन की मतलब उनके निर्णयों की जांच करने की शक्ति प्राप्त है। उच्च न्यायालय को यह भी देखने का अधिकार है कि अधीनस्थ न्यायालय कहीं पर अपनी शक्तियां अतिक्रमण तो नहीं कर रहा, यानी कि अपनी शक्ति का अनुपयोग तो नहीं कर रहा। उच्च न्यायालय को अभियोगों को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय को स्थानांतरित करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय को क्या है? अपने अधीनस्थ न्यायालय में जो केस चल रहे हैं उनको एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार भी उच्च न्यायालय को प्राप्त है। वह अपने कर्मचारियों पर उचित नियंत्रण रख सकता है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी है। उसके निर्णय प्रमाण के रूप में दूसरे निम्न न्यायालय के सामने रख सकते हैं। उसके जो निर्णय हैं वो प्रमाण के रूप में दूसरे न्यायालय के सामने रख सकते हैं जो इसकी अवमानना करता है। क्या करता है? अवमानना करता है। उच्च न्यायालय दंड भी दे सकता है। क्या कर सकता है? दंड भी दे सकता है। अनुच्छेद 228 के अंतर्गत उच्च न्यायालय संवैधानिक महत्व के प्रश्नों को अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास मंगा सकता है। जो संवैधानिक महत्व के प्रश्न होते हैं अधीनस्थ मंत्रालय में चल रहे हैं तो उच्च न्यायालय क्या करता है? अनुच्छेद 228 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 228 के तहत अपने पास मंगा सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन शक्तियां। उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन शक्तियां राज्य विधानमंडल और केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों व और कार्यकारी आदेशों की सैद्धांतिकता के परीक्षण के लिए है। क्या है कि राज्य विधानमंडल और केंद्र सरकार
जो नियम बनाती है उन पर न्यायिक पुनरावलोकन कौन कर सकता है? उच्च न्यायालय कर सकता है। यदि वे संविधान के उल्लंघन करने है तो असंवैधानिक व सामान्य घोषित किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती। यदि वह जो नियम केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा बनाए गए हैं वह असंवैधानिक है तो उन्हें अघोषित कर सकता है। क्या घोषित है? अमान्य घोषित कर सकता है और सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती। संवैधानिक वैधता के मामले में विधायिक अधिनियमों अथवा कार्यपालिका के आदेशों को निम्नलिखित आधार पर चुनौती दी जा सकती है। संविधान वैधता के मामले में विधायिक अधिनियमों अथवा कार्यपालिका के आदेश को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। पहला, मौलिक अधिकारों का हनन। जिस प्राधिकरण द्वारा यह तैयार किया गया है यह उसके कार्यक्षेत्र से बाहर है। संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध इन तीनों मामलों के तहत उनको चुनौती दी जा सकती है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति को कम कर दिया गया है। किसी भी केंद्रीय कानून की संविधान व्याख्या पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार करने की मनाही कर दी गई है। क्या कर दिया गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां का कार्य करने के लिए मनाही कर दी गई है। लेकिन 43वें संविधान संशोधन 1977 में फिर मूल स्थिति में बहाल कर दिया गया। कब कर दिया गया? 42वें संविधान संशोधन में तो मना कर दिया गया, लेकिन 43वें संविधान संशोधन में दोबारा कह दिया गया कि न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ मंत्रालयों के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। किनके बारे में किया गया है? अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में। अधीनस्थ न्यायालयों में आते हैं जिला न्यायाधीश, नगर सिविल न्यायालय के न्यायाधीश, महानगर मजिस्ट्रेट, राज्य की न्यायिक सेवा के सदस्य। उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के ऊपर नियंत्रण का प्रयोग निम्न रीति से किया जा सकता है। पहला, किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्ति की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना पदोन्नति उस राज्य के राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिकता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। किसकी? जिला न्यायाधीश की पदस्थापना पदोन्नति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। किसके परामर्श से करेगा? उच्च न्यायालय के परामर्श से करेगा। राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीश की नियुक्ति पदस्थापना व पदोन्नति किया जा सकता है। कि कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है उच्च न्यायालय के परामर्श से। राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद की जा सकती है। वैधानिक रूप से राज्य लोक सेवा आयोग राज्य की न्यायिक सेवा के अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन करता है। कौन करता है? आरपीएससी करता है। प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है। उसके द्वारा न्यायिक सेवा के अधिकारियों की भर्ती की जाती है। अन्य अदालत न्याय प्रक्रिया के लंबे संस्करण के कारण लोगों की न्यायपालिका के प्रति आस्था कम होती जा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने कई तरह की अदालतें गठित की हैं, जिनमें पहली है लोक अदालत। लोक अदालत में आपसी समझौतों से संबंधित मुकदमों को निपटारा किया जाता है। देश में पहली लोक व जन अदालत 1982 में गुजरात में संचालित की गई। कहां पर की गई? गुजरात में संचालित की गई। वर्ष 1986 में पहली बार लोक अदालत चेन्नई में आयोजित की गई। कब की गई? चेन्नई में आयोजित की गई। राजस्थान में प्रथम लोक अदालत कोटा में लगाई गई। कहां पर लगाई गई? कोटा में लगाई गई। अदालतों के विचाराधीन ऐसे मामले जो उनके क्षेत्राधिकार में आते हों और जिनका हल बातचीत से संभव हो, उनकी सुनवाई ये अदालत कर सकती है। कौन से अधिकार कर सकती है? जो अदालत विचाराधीन हो, किसमें? न्यायालयों में, इनके क्षेत्राधिकार में आते हो, जिनका हल बातचीत से संभव हो, उनकी सुनवाई लोक अदालत कर सकती है। लोक अदालत के आदेश या फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। लीगल सर्विस ऑफ अथॉरिटी एक्ट 1987 के जरिए लोक अदालत को वैधानिक
स्थिति प्रदान की गई है। कैसी स्थिति प्रदान की गई है? वैधानिक स्थिति प्रदान की गई है। इस एक्ट के जरिए भारतीय संविधान अनुच्छेद 39A में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को जोड़ा गया है। इस अधिनियम समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधि सहायता की व्यवस्था करता है। कौन करता है? अनुच्छेद 39A में 42वां संविधान संशोधन करता है। मेगा लोक अदालत, दूसरा क्या है? मेगा लोक अदालत। मेगा लोक अदालत राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में स्थापित है तथा इसकी ब्रांच जयपुर में स्थित है और एक अधीनस्थ अदालत जिला व तालुका स्तर पर है। और एक अधीनस्थ अदालत कहां पर है? जिला एवं तालुका स्तर पर है। लोक अदालत आपसी सहमति पर समझौता कराती है। यह आपसी सहमति नहीं करवा पाती तो न्यायालय, तो मामला कहां पर चल जाता है? न्यायालय में चल जाता है। मेगा लोक अदालत। उसके बाद है ग्राम अदालत। केंद्र सरकार द्वारा पारित न्यायालय अधिनियम 2008 2 अक्टूबर 2009 से प्रभावी हुआ। इसमें देश में 5000 गांवों में सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए ग्राम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान ग्राम न्यायालय अधिनियम में किया गया। इस अधिनियम में क्या किया गया? 5000 गांवों में सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई। इन न्यायालयों में न्यायाधिकारी के रूप में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट नियुक्त उच्च न्यायालय की सलाह से राज्य सरकार द्वारा की जाती है। क्या किया जाता है? न्यायाधिकारी कौन होता है? इसमें प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट होते हैं, उनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय की सलाह से राज्य सरकार द्वारा की जाती है। मोबाइल कोर्ट के रूप में कार्य करने वाले यह न्यायालय क्रिमिनल एवं सिविल दोनों तरह के मामलों का निपटारा कर सकते हैं। ग्राम अदालतों की जन्मभूमि राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। राजस्थान में ग्रामीणों को छोटे छोटे मामलों में घर के नजदीक ही न्याय सुलभ कराने के लिए इस अधिनियम के तहत राज्य का पहला ग्राम न्यायालय 27 नवंबर 2010 को जयपुर के बस्सी में खोला गया। कहाँ खोला गया? जयपुर के बस्सी में खोला गया 27 नवंबर 2010 को। पोक्सो कोर्ट। वर्ष 2012 में एक नवीन अधिनियम लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 का सृजन किया गया। वर्ष 2012 में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बालकों के प्रति हो रही यौन एवं लैंगिक हिंसा को रोकना, विभिन्न प्रकार की हिंसाओं को परिभाषित कर उन पर अंकुश लगाना है। 1 अगस्त 2018 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पोक्सो कोर्ट खोलने की स्वीकृति जारी की। रात्रि अदालतें। लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए रात्रि या संध्याकालीन अदालतें नाइट कोर्ट संबंधित पहला अभिनव प्रयोग नवंबर 2006 में गुजरात में किया गया। कहां पर किया गया? गुजरात में किया गया। कब? नवंबर 2006 में। नाइट कोर्ट में वर्किंग डेज है उसमें शाम 5 से 7 बजे के बीच अतिरिक्त समय देकर मुकदमों की सुनवाई की जाती है। कब की जाती है? 5 बजे से 7 बजे तक। इन अदालतों में छोटे मोटे झगड़ों, सिविल मुकदमों, मोटर एक्ट संबंधित मामले, औद्योगिक झगड़े, 3 साल तक केंद्र या 1 लाख तक जुर्माने वाले अपराधों की सुनवाई की जाती है। मोबाइल कोर्ट। न्यायालय को लोगों के दरवाजे पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने दिसंबर 2007 में पंचायत स्तर पर मोबाइल अदालतों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। भारत में पहली मोबाइल अदालत हरियाणा के मेवात जिले में गठित हुई। ऐसी कोर्ट बस या किसी अन्य वाहन से गांव-गांव जाकर मामलों की सुनवाई करती है। क्या करती है? मामलों की सुनवाई करती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट। निचली अदालतों में लाखों की संख्या में लंबित मुकदमों की तुरंत सुनवाई के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2000 में 502 करोड़ रुपए की लागत से जिला स्तर पर 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने की घोषणा की। कितने कोर्ट खोलने की घोषणा की? 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने की घोषणा की। वर्तमान में देश भर में 1400 से अधिक फास्ट ट्रैक कोर्ट सक्रिय हैं, जो अब तक हजारों मामलों की सुनवाई कर चुके हैं। स्पेशल कोर्ट। इनका गठन स्पेशल कोर्ट एक्ट 1789 के अंतर्गत किया गया। लंबित मुकदमों की तुरंत सुनवाई के लिए केंद्र सरकार स्पेशल कोर्ट के गठन के लिए अलग से अधिसूचना जारी करती है। नायब कोर्ट। जुलाई 2009 में देश की राजधानी दिल्ली में
सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को जल्दी उचित न्याय तथा मुआवजे दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस ने नायाब कोर्ट को प्रारंभ किया। किसको प्रारंभ किया? नायाब कोर्ट को प्रारंभ किया जुलाई 2009 में। राजस्थान में न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष स्तर पर राजस्थान उच्च न्यायालय कौन है? न्यायालय है। 3 सितंबर 1949 को पूर्व अधिसूचना के संशोधन में 25 अगस्त 1949 को राजप्रमुख ने निर्देश दिया था कि राजस्थान के उच्च न्यायालय की पीठ बीकानेर और कोटा में एक साथ बैठेगी, जो कि बीकानेर हाईकोर्ट से पहले लंबित मामलों का निपटारा करेगी। संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 214 के तहत राजस्थान के पहले उच्च न्यायालय का उद्घाटन राजस्थान के राजप्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह द्वारा 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में किया गया। कहां पर किया गया? जोधपुर में किया गया। राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के और पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदयपुर के थे, एवं 11 अन्य न्यायाधीशों को राजप्रमुख महाराजा मानसिंह ने शपथ दिलवाई। किसको दिलाई? मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और पूर्व मुख्य न्यायाधीश कहाँ के? उदयपुर न्यायालय के थे, एवं 11 अन्य न्यायाधीशों को राजप्रमुख मानसिंह ने शपथ दिलाई। न्यायाधीश श्री कैलाशनाथ वांचू मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक पदासीन रहे। कौन रहे? कैलाशनाथ वांचू। 1956 के अधिनियम के तहत अजमेर राज्य आबू के तालुका और सुनील टप्पा को राजस्थान में जोड़ा गया और कोटा जिले के सिरोंज उपभाग को मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1956 के अधिनियम के तहत। 1 नवंबर 1956 को अजमेर के विलय के परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने राज्य की राजधानी में और राजस्थान के उच्च न्यायालय की सीट पर हुए किसी भी बदलाव के संबंध में आगे विचार करने का फैसला किया। दिनांक 10-11 जुलाई 1957 को एक आदेश के तहत सर्वश्री पी सत्यनारायण राव, वी विश्वनाथन और बी के गुप्ता से मिलकर एक समिति गठित की गई थी। समिति ने 26 फरवरी 1958 को अपनी रिपोर्ट पेश की। राजधानी को जयपुर में स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए और उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ को जोधपुर में वही रहनी चाहिए का निर्णय दिया। किसने दिया? सर्वश्री सत्यनारायण समिति ने। आगे बढ़ते हैं। समिति ने जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की मौजूद हाईकोर्ट पीठ को खत्म करने की भी सिफारिश की। सिफारिश की स्वीकृति पर राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच वर्ष 1958 में समाप्त कर दी गई। कब कर दी गई? 1958 में समाप्त कर दी गई। 8 दिसंबर 1976 की राजस्थान के राज्यपाल और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने के बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के द्वारा पदस्थ शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने 1977 में जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य स्थायी पीठ और जयपुर में एक अस्थायी पीठ की स्थापना की। कब की? 8 दिसंबर 1976 को राजस्थान के राज्यपाल और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने के बाद। कब की? 1977 में जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ और जयपुर में अस्थायी पीठ की स्थापना की। 26 जनवरी 1950 को राज्य के 20 श्रेणी का राज्य बनने पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 7 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 7 कर दी गई, मुख्य न्यायाधीश सहित। विभिन्न संशोधन के बाद इनकी संख्या में वृद्धि की गई। संशोधन करके इनके जो संख्या है उनमें वृद्धि की गई। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 40 से बढ़ाकर 50 कर दी गई, मुख्य न्यायाधीश समेत। किनके समेत? मुख्य न्यायाधीश के समेत। अब राजस्थान उच्च न्यायालय में 50 मुख्य न्यायाधीश होंगे, यानी कि 50 न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश नहीं, 50 न्यायाधीश होंगे। इस प्रकार वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 50 निर्धारित है।
7 दिसंबर 2019 को जोधपुर के झालामंड में राजस्थान हाईकोर्ट के नवीन भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया। कब किया गया? 7 दिसंबर 2019 को। इस भवन का निर्माण 2007 से जारी था। नवीन भवन के उद्घाटन के बाद 9 दिसंबर का दिन राज्य के न्यायिक इतिहास में दर्ज हो गया। 43 साल बाद इस दिन हाईकोर्ट के सभी 21 न्यायाधीशों ने जोधपुर में प्रकरणों की सुनवाई की। इस दिन हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ की बैठक हुई। क्या हुई? इस दिन हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ की बैठक हुई। राजस्थान में वर्तमान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव है। कौन है? मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। राज्य महाधिवक्ता। संविधान अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य के सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इस तरह वह भारत के महान्यायवादी का अनुपूरक होता है। क्या होता है? महान्यायवादी का अनुपूरक होता है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना के पश्चात राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा राजस्थान राज्य के निर्माण के पश्चात एडवोकेट जनरल राजस्थान का कार्यकाल अस्तित्व में आया। क्या आया? कार्यालय अस्तित्व में आया। कब? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 256 के द्वारा। नवसर्जित राजस्थान के पहले एडवोकेट जनरल श्री जी.सी. कासरीवाल, कौन थे? जी.सी. कासरीवाल को मनोनीत किया गया। एडवोकेट जनरल का कार्यकाल राजस्थान सरकार से संबंधित सभी प्रकार के मुकदमों की पैरवी करता है। कौन करता है? पैरवी करता है। कौन करता है? एडवोकेट जनरल का कार्यालय। एजी कार्यालय की मुख्य जोधपुर में है। एजी कार्यालय का मुख्यालय कहां पर है? जोधपुर में है। और इसकी ब्रांच कहां पर है? जयपुर में है। नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त रखने वाले व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता, कौन? राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। राज्यपाल करता है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। न्यायिक अधिकारी होना चाहिए 10 वर्ष तक, या 10 वर्षों का उसका अनुभव होना चाहिए वकालत का। कार्यकाल और वेतन। संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है। संविधान में कोई निश्चित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान में उसे हटाने की व्यवस्था का भी वर्णन नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसे पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल उसे अवधारित करे। क्या करे? अवधारित करे। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे। उसे राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। वह अपने पद से त्याग पत्र देकर भी कार्यमुक्त हो सकता है। वह तब त्यागपत्र तब देता है जब सरकार त्यागपत्र देती है या पुनः स्थापित होती है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सलाह से होती है। त्यागपत्र कब देगा? जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देगी, यानी कि सरकार त्यागपत्र देगी, तब महाधिवक्ता त्यागपत्र देता है। संविधान में महाधिवक्ता के वेतन भत्तों को निश्चित नहीं किया गया है। उसके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। कार्य एवं शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे, विधि स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसको समय समय पर निर्देशित कर या सौंपे, और उन कर्तव्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। राज्य में वह मुख्य कानून अधिकारी होता है। इस नाते महाधिवक्ता के कार्य निम्नवत है। राज्य सरकार को विधि संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। विधि स्वरूप ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हों। संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कर्तव्यों का निर्वहन करता है। कौन करता है? महाधिवक्ता। अपने कार्य संबंधित कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई करने का अधिकार है। उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहां उसके लिए यह अधिकृत है में बिना मताधिकार के बोलने में भाग लेने का अधिकार है।
उसे मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन बोलने का और भाग देने का अधिकार है। कहाँ पर? विधानमंडल में, समितियों में, सभाओं में। उसे वे सभी विशेषाधिकार व भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी भी सदस्य को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? विशेष अधिकार मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के सदस्यों को मिलते हैं, वो ही महाधिवक्ता को मिलते हैं। राजस्थान का वर्तमान एडवोकेट जनरल महेंद्र सिंह सिंघवी है। कौन है? महेंद्र सिंह सिंघवी। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।